नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अभी जो पाकिस्तान का जो मुल्ला मुनीर है, वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है, पता नहीं क्या खा-पीकर वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 90% हथियार जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए वो इंडिजिनस थे। सर वो क्या बनाते हैं आतंकवादियों के अलावा? देखिए पाकिस्तान की जहाँ तक बात करते हैं ना, तो उनकी बात नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहली बात मैं ये बताऊँ कि जितनी देर तक ये मुनीर साहब पाकिस्तान में रहेंगे, उतना भारत के लिए अच्छा है क्योंकि वो आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला वो जो सीरियल देखा है ना, ये वही हुँ, कर रहे हैं। वो एक डिवाइन पावर आया, ऊपर से शक्ति आई, जिसने कि भारत से लड़ने की उनको क्षमता दी और उस क्षमता के बनिस्पत उनके 10-11 एयरक्राफ्ट हवा में उड़ गए, उनके 11 बेसेस हवा में उड़ गए, उनके जो तो 9 जो टेररिस्ट कैंप है वो हवा में उड़ गए, उनके 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए, पता नहीं क्या मैं गिनती करना शुरू करूँ तो पता नहीं क्या-क्या उनका हवा में उड़ गया, उनका रडार उड़ गया पीएल-15 मतलब आप एक सॉरी आप एमक्यू-9 का जो रडार होता है लाहौर में वो उड़ गया, उनका जो मिसाइल के जो बिना फटे जो पीएल-15 के जो मिसाइल्स थे उसका हमको क्या बोलते हैं ओरिजिनल माल मिल गया आप समझ लीजिए। अब उसकी हम अंदर की पूरी तहकीकात करेंगे, उसके अंदर क्या-क्या टेक्नीक है, उसको हम उसका तोड़ निकाल करके उसका और तगड़ा जवाब देंगे। तो और सभी को पता है कि जेएफ-17 किसका है, हुँ। पीएल-15 किसका है, एफ-16 किसका है, एफ-16 जिसके ऊपर वो लोग फुदकते हैं, वो उस समय काम ही नहीं कर रहा था। उन्होंने सारों को ऐसे बचा के रखने की कोशिश की हैंगरों के नीचे या कहीं और जगह ले जाके ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो। लेकिन फिर भी कुछ एक तो गए और सिंदूर के भेंट चढ़ गए। एफ-16 अमेरिका बनाता है। पूरे चाइना के जो सिस्टम थे वो फेल हो गए। इसलिए मुनीर साहब दौड़ते-दौड़ते अपने देश का पूरा बोरा-बिस्तरा लेके पहुँच गए अमेरिका के पास कि आप हमें बचा लीजिए, हमारा देश आपके लिए हाज़िर है। आपको बेस चाहिए, पसनी में बेस दे देंगे। आपको क्रिप्टो करेंसी में डील करना है, हम खोल देंगे अपना जो क्रिप्टो करेंसी का वो आपको रेयर अर्थ चाहिए, ये लीजिए हम ब्रीफ़केस में लेके आए हुए हैं आपके लिए रेयर अर्थ इसको ले लीजिए, ये तो छोटा-सा नमूना है, आप आकर के जितना ले जाना चाहे ले जाएँ। आपको कॉपर चाहिए, आप ले जाइए, आपको गोल्ड चाहिए, आप ले जाइए। मैं तो बोलूँगा वो पूरा पाकिस्तान ही एक दिन अमेरिका को हैंडओवर कर देंगे, तो ऐसा मतलब अगर कोई प्रेसिडेंट अब तो प्रेसिडेंट ही बन गया है क्योंकि उसने अमेंडमेंट 27 करके सिविलियन पावर को एक तरह से साइडलाइन कर दिया है। अब जो रही सही डेमोक्रेसी की लोग जो बात करते थे पाकिस्तान में, वो भी कुएँ में चली गई है। इस समय पाकिस्तान की जो भी छवि थी, अमेरिका को छोड़कर इनको थोड़ा गलतफ़हमी है। अमेरिका किसी का नहीं हुआ। अगर इन्होंने अपने इतिहास से नहीं सीखा है अभी तक, तो बाद में शायद और तगड़ी चपेट लगेगी तब सीखेंगे। अमेरिका का बोलते हैं ना कि अमेरिका का दुश्मन होना फिर भी ठीक है, हुँ। अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा है, फेटल है। इन इंग्लिश में इसको किसिंजर ने ही बोला था, खुद अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने ही बोला था इस बात को। तो मुनीर साहब की क्या बात करें? वो तो खुद तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेके डूबेंगे, वो शायद अमेरिका को भी लेके डूब जाएँगे अपने साथ। सर, ये जो बातें वो कर रहा है अभी उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस थी उसी में उसने ही बोला था कि डिवाइन पावर आ गई। तो ये जिस तरह की बातें कर रहा है, क्या ये ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है पाकिस्तान के लोगों का? क्योंकि फँस तो चुका है ये, इसको गाज़ा में अपने सैनिक तो भेजने पड़ेंगे। अगले हफ्ते जा रहा है ना अमेरिका में डाँट खाने के लिए, वहाँ से तो प्रेशर बन रहा है। तो ये अपने सैनिक भेजने पड़ेंगे इज़राइल के पक्ष में, जिस इज़राइल के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये इज़राइल में मान्य नहीं है, तो क्या करेगा? इसीलिए इस तरह की बचकानी बातें कर रहा है। अमेरिका का दोस्त होना जो है ना जानलेवा होता है। अब मुनीर की जो जान है ना धीरे-धीरे वो बोलते हैं ना हलाल किया जाता है ना किसी को, तो थोड़ा-सा कट लगाते हैं, फिर उसके बाद धीरे-धीरे खून निकलता है उसका। अब मुनीर साहब का वही हाल होने वाला है, अल्टीमेटली वही हाल होगा। क्योंकि अगर हम अगली जो बांग्लादेश की बात करेंगे वहाँ पर भी देखिएगा उनका यही बड़े बेआबरू हो के सनम आपके घर से हम निकले, वही हाल वहाँ पे भी होगा इनका बट उसके लिए कुछ समय है। मेरा कहने का मतलब है देखिए जब देश में चारों तरफ से आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो टीटीपी हो या फिर इधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो,
पीओके में देखिए लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं बड़ी मात्रा में। फिर गिलगिट बाल्टिस्तान में भी कोई अच्छी खासी उनकी जो प्रसिद्धि नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है। गिलगिट बाल्टी भी उनके तकरीबन अगेंस्ट चल रहे हैं। तो ऐसी हालत में वो क्या करे? ऐसी हालत में या तो वो अल्लाह को याद करेगा, या फिर अमेरिका को याद करेगा, या फिर आतंकिस्तान को याद करेगा। ट्रिपल ए मैं बोलता हूँ, इसकी स्ट्रेटेजी यही रही है, अल्लाह, अमेरिका, आतंकिस्तान। ये इनकी स्ट्रेटेजी रही है, उसी के ऊपर वो चल रहा है। अब क्योंकि वो अलामाओं के भाषण दे रहे थे तो उनको डिवाइन पावर भी आ गया वहीं से, उन्हीं उन्हीं अलामाओं के द्वारा। वो खुद भी एक सैयद है। ऐसा आदमी यही सोचेगा ना कि भाई मुझे कहीं ना कहीं से ध्यान भटकाना है अपने अपने ऊपर, जो उसको कम। पहले क्या था कि वो सिविल गवर्नमेंट के ऊपर सारी कमियां ठोक सकता था, अब नहीं ठोक पाएगा। अब जो कमी आएगी सब उसी के ऊपर आएगी, और वहां की पब्लिक भी धीरे धीरे समझ रही है उसका गेम। उसके लिए अभी टाइम लगेगा। इमरान खान वाला जो इशू है मरा नहीं है अभी, वो इशू उभर के फिर बाहर आएगा। जहां तक उसका सवाल है, उसका मेन एम है कि भारत को पाकिस्तान से उलझा के रखना। उससे क्या होता है कि पाकिस्तान की पब्लिक का ध्यान जो है वो बटा रहता है, भारत की तरफ रहता है, जिससे ये भी लगता है कि भाई क्या बोलते हैं, हमारे पाकिस्तान का अस्तित्व बना हुआ है। लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान एक अननेचुरल स्टेट है, जिसको कि गढ़ा गया है पश्चिमी देशों द्वारा अपने फायदे के लिए। फिर ऐसा देश कहाँ तरक्की कर सकता है? जिसको किसी ने गढ़ा हो अपने फायदे के लिए, वो कहाँ से तरक्की करेगा? उस समय देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका एक नंबर 1 पावर हो चुका था दुनिया का। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया था उसने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई की जीत में उसका बहुत बड़ा हाथ था, रशिया का भी हाथ था और उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। तो वो डिक्टेट कर रहा था यूके को कि भाई आप यहाँ पर एक मेरे लिए जगह बनाइए, जिससे कि मैं चाइना के ऊपर नजर रख सकूं और क्या बोलते हैं रशिया के ऊपर नजर रख सकूं। तो इसलिए उन लोगों ने उस इलाके को, पाकिस्तान को क्रिएट किया था, जिसलिए उन्होंने उनको 2-3 पोर्ट भी दिए, क्योंकि बिना समुद्री एक्सेस के कोई देश तरक्की उस मात्रा में नहीं कर सकता जिस मात्रा में उसे करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें सोच करके उन्होंने ये पाकिस्तान का निर्माण किया था। और हमारे जो डोवल साहब ने बोला है ना, बिल्कुल सही बोला है। हमारे यहाँ रेडिकल इस्लाम से पाकिस्तान नहीं बना है, पॉलिटिकल इस्लाम से पाकिस्तान बना है। कुछ ऐसे लोग थे जिनको राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक अपना अलग देश चाहिए था, जहां वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, प्रेसिडेंट बन सकते थे। और उसी चाहत से जिन्ना जी ने काम किया, और जिन्ना जी जो थे जिन बन करके पाकिस्तान को अपने साथ परमानेंट श्राप देके चले गए कि भाई तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगे, हमेशा इसी तरह से अंदर बॉयल करते रहोगे। कभी बांग्लादेश टूट गया, कभी इधर टूट गया। अब देखिए वो बांग्लादेश में घुस के अफरा तफरी मचा रहे हैं, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को कम, बांग्लादेशियों को ज्यादा भुगतना पड़ेगा। सर, ये जो मुल्ला मुनीर है अभी सऊदी अरब के दौरे पर गया था, उससे पहले लीबिया गया था, तो ये कर क्या रहा है इन दौरों के जरिए? और सऊदी अरब ने तो उसको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया है, सर्वोच्च सम्मान दे दिया, वो सम्मान जो 2016 में पीएम मोदी को दे चुके हैं। और कहा जा रहा है दोनों के बीच कोई बड़ी डिफेंस डील हो गई है, बांग्लादेश के साथ भी वो ऐसी डिफेंस डील चाह रहा है मुल्ला मुनीर। देखिए इस समय जो जहां तक सऊदी अरेबिया और वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट का सवाल है, वो जो पूरा रीजन है, वो रीजन जो है बहुत समझदार रीजन हो गया है। वो पाकिस्तान को खिला रहा है, ना कि पाकिस्तान उसको खिला रहा है। पाकिस्तान सोचता है कि उसके पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो अब हम ये जो साउथ वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट है, इनके साथ मिलकर के हम एक अपने आप को एक पोल की तरह, एक मेजर पावर ब्लॉक की तरह प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, उसके कई कारण हैं। क्योंकि तुर्की भी यही चाहता है, तुर्किया भी यही चाहता है कि मैं जो है पुराना खिलाफत जो खलीफा जो स्टेट हुआ करती थी, वो कैलिफेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो कैलिफेट को दोबारा लाना चाहता है। और जिसका बेताज बादशाह जो था तुर्की था। इधर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, सऊदी अरेबिया क्या झक मार रहा है? उसने पूरा का पूरा मक्का मदीना अपने उसके नीचे है। वो समझता है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का अगर कल्चर किसी के कंट्रोल में है
तो वो सऊदी अरेबिया के कंट्रोल में है। तो सऊदी अरेबिया सोचता है कि मैं पूरे मुस्लिम जगत का लीडर हूँ, और उसके पास कई सारे हथियार भी हैं। जैसे कि उसको पता है कि पाकिस्तान भूखा नंगा लूला लंगड़ा है, तो उसको आप थोड़ा सा कुछ दान में दे दो, वो खुश हो जाता है। तो उसको समय समय पर वो क्या करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन देते रहते हैं, तो पाकिस्तानी थोड़ा जिंदा रह जाते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं। और फिर दूसरा जो है, पाकिस्तान से जितना भी फायदा कमाना हो वो कमा लेते हैं। जैसे कि उनका पुराना चीफ जो है राहिल शरीफ वहीं बैठा हुआ है, वो उनकी मदद करता है लड़ाई वड़ाई लड़ने में यमन वमन के साथ। जो जो वहाँ के जो दूसरे हौथीज वगैरह हैं जो सऊदी अरेबिया को मतलब के ऊपर हमला करते रहते हैं, तो उनके खिलाफ थोड़ा वो मदद करते हैं। उन्होंने अपनी फौज भी वहां लगा रखी है पाकिस्तान की। तो उसको अगर छोटा छोटा सऊदी अरेबिया के लिए 1-2 बिलियन क्या होता है। वो बोलते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है, वो तो जीरा जैसा है, वो जीरा दे देता है और उससे वो जितना मदद चाहिए, सिक्योरिटी मदद चाहिए, ले लेता है। उसी तरह से उसको भी पता है कि इज़राइल जो है वो बगल में है, ठीक है? ईरान उसके खिलाफ है। अगर ईरान और इज़राइल आपस में जंग करते रहें, तो सऊदी अरेबिया चैन की बंसी बजाएगा, तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। सऊदी अरेबिया बड़ा गेम खेल रहा है, ना कि पाकिस्तान के मुनीर साहब। मैंने कहा ना, वो जहाँ जाएगा वहाँ उसको लोग मतलब नचाएँगे कठपुतली की तरह, और वो नाच रहा है। फिर सोचता है कि मैं अमेरिका के पास चला जाऊँ। ट्रंप भी जो है अल्टीमेटली उसको नचाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उसे लगा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, उससे अब वो फ़ायदा उठा सकता है। देखना वो भी उल्टा मुँह पड़ेगा उसके। मुनीर का तो मैं सोचता हूँ कि जितना रहेगा पाकिस्तान में, उतना जो है पाकिस्तान का हालत बुरा होगा। उनकी जुडिशरी उनके अगेंस्ट हो गई है। उनकी उनकी आर्मी में 2 फाड़ आ गए हैं, पंजाबी, नॉन पंजाबी। उनकी आर्मी का दूसरा फाड़ है जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स का। सीनियर ऑफिसर्स इसलिए एकजुट हैं क्योंकि सारे उसके चमचे हैं, 10 कोर कमांडर उसने अपॉइंट किए हुए हैं। वो उनके सिपा सलार हैं, जो क्या बोलते हैं, रीजनल क्षेत्र के सेनापति हैं। जो जहां पर है वो वहां का सेनापति है। लेकिन उन्हीं में से कोई पेशावर नहीं जाना चाहता। क्यों? तो वहां जूते पड़ेंगे। आधी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो निकल के भाग रही है। वो बोलते भैया हमको वॉलंटियर रिटायरमेंट ले रहे हैं, हमको उधर मत भेजो, फ्रंटियर कोर उस तरफ वेस्टर्न बॉर्डर पे मत भेजो हमको, क्योंकि वहां तो आए दिन आपको रोज एक हमला होता है। जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि मुल्ला मुनीर की कोशिश है, या हम मानकर चलें कि ट्रंप की भी कोशिश है कि भारत किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ उलझा रहे। ऑपरेशन सिंदूर बड़ी स्मार्टली खत्म हुआ है, भारत ने जो अपना मतलब एम था वो अचीव कर लिया था। लेकिन अब जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर एट्रोसिटीज हो रही हैं, और वहां पर एक जमात हमारे देश के अंदर है जिनको बड़ी फिक्र हो रही है अब हिंदुओं की। वैसे वो फिलिस्तीन का थैला लेकर घूमते रहते हैं संसद में, लेकिन अब कह रहे हैं कि देखिए मोदी सरकार क्या कर रही है, खामोश क्यों बैठी है, अटैक क्यों नहीं करते बांग्लादेश पर, क्यों नहीं हिंदुओं को बचाते हैं। अब वो ये कहते हैं सर, तो यानी कि कहीं ना कहीं अंदर खाने साजिश हो रही कि भारत पाकिस्तान के साथ एंगेज नहीं हुआ तो कम से कम बांग्लादेश के साथ ही हो जाए। बिल्कुल। देखिए, शुरू में ही मुनीर ने बोला था कि अब हमला पूरब से ईस्टर्न होगा। अब हमला पूरब से होगा, और ये कड़ी है उस बड़े स्ट्रेटेजिक उसके जो स्टेटमेंट थी, उसकी एक कड़ी है कि बांग्लादेश में अफरा तफरी करिए भारत के खिलाफ। कई सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप बांग्लादेश की बात करें, चलिए मैंने सोचा था कुछ स्लाइड दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं ऐसे ही बात कर लेता हूं आपसे। जिन जो अंदर के जो बोलते हैं ना कि अंदर के जो तिल या मोल होते हैं ना, अंदर के जयचंद और विभीषण ज्यादा खतरनाक होते हैं बाहर के दुश्मन से। हम पाकिस्तान से लड़ लेंगे, हम बांग्लादेश से लड़ लेंगे, लेकिन जो अंदर है हमारे, वो नासूर बन करके हमारे अंदर कैंसर फैलाते हैं। जब हमारे जो हिंदू हैं, जब वेस्ट बंगाल में इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तभी लोग कहाँ गए थे? तब तो बोलते हैं लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स।
भाई डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि हम लोग भारत जो है बांग्लादेश की सिचुएशन के लिए क्या कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि भारत बांग्लादेश की सिचुएशन के लिए क्या क्या कर रहा है। ठीक है, अभी मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा शेयर करके एक दो स्लाइड दिखाऊंगा कि भारत क्या कर रहा है। ओके, सो ये देखिए, ये है सबसे पहली बात। अगर आप देखेंगे कि ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, इस पिक्चर में क्या देख रही हैं आप? इस पिक्चर में देख रही हैं कि भारत है अकेला, पाकिस्तान उसके वेस्टर्न बॉर्डर पे, बांग्लादेश ईस्टर्न बॉर्डर पे, चीन जो है नॉर्दर्न बॉर्डर पे, और अमेरिका बाहर से घुसा हुआ है। अमेरिका को चाहिए था सेंट मार्टिन आइलैंड, उसके लिए उसने एक रिजीम चेंज का सगुफा बनाया, स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन कराया, और जुलाई पिछले साल चेंज हो गई रिजीम। ठीक, अब वो धीरे धीरे वहां से खिसक रहा है भाई। उसने स्टेटमेंट दी है, एडवाइजरी दी है कि जो जो अमेरिका में है वो धीरे धीरे वहां से निकल लें। उसका मकसद पूरा हो गया कि चाइना को के ऊपर नजर रखने के लिए सीमेक, जो चाइना म्यांमार कॉरिडोर बना रहे हैं, वो जो उनका जो समुद्र बे ऑफ बंगाल में आने का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। उसके ऊपर नजर रखने के लिए उन्होंने सेंट मार्टिन, अब भारत तो देगा नहीं ना अंडमान निकोबार, भारत क्यों देगा, तो सेंट मार्टिन में उन्होंने अपना, उनको आइलैंड मिल गया। उसके बाद बाकी थैंक यू। तो बोलते हैं ना, दोस्त दोस्त कभी मत बनाओ अमेरिका को, उसके साथ डील करो एज अ पार्टनर। भाई तुम ये काम करोगे, हम ये काम करेंगे, तुम ये दोगे, हम ये देंगे, उतना तक ही उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। और मेरे ख्याल से वही एक अप्रोच है जो भारत करता है। अब चीन जो है, चीन और अमेरिका आपस में साठगांठ भी कर सकते हैं भारत को ऊपर ना ले जाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है बांग्लादेश को सपोर्ट करने का, अमेरिका और चीन का, जो कि शायद हो भी। क्योंकि कुछ दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट ने बोला था कि वी आर वर्किंग एट G2, यानी कि G2 का मतलब होता है कि दुनिया में दो ही पावर हैं, जो कि चाइना और यूएस हैं, और बाकी सब जो है वो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका कहने का मतलब, जो हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड वगैरह की बात कर रहे थे, जिससे कि हम लोगों की ताकत बढ़ रही थी, उसको वो नेगेट करना चाहते हैं ये दोनों मिल करके। तो ये संभावना बनी हुई है। अब इस संभावना को दूर करने के लिए, और पाकिस्तान ने क्या किया, इस खिचड़ी का फायदा उठाया, वहां पे ISI के एलिमेंट्स गए, उन्होंने जमाते इस्लामी को सपोर्ट करना शुरू किया। आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर ISI और जमाते इस्लाम एक हो गए। बिल्कुल। जो नई पार्टी खुली थी NCP, वो छात्रों की जो पार्टी थी, वो पार्टी को ऐसा लगा कि वो अब अकेले ये इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं। BNP को भी ऐसा लगा कि भाई अब ये इतनी पार्टी आ गई हैं, अब हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे। क्योंकि जमाते इस्लामी ने अभी, अगर आपको कुछ दिन पहले याद होगा, एक आई थिंक यूनिवर्सिटी इलेक्शन या कोई लोकल इलेक्शन था, उसमें पूरा स्वीप किया उन्होंने। सो अब मुझे जहां तक लग रहा है कि ये इनका आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। क्योंकि जो अभी कल मौत हुई है एक और रेडिकल, मोलेब सिकदर की जो क्या बोलते हैं डेथ हुई है, अब इससे मुझे अंदाजा ये लग रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल वार शुरू हो गया है। अब ये रेडिकल वो सब गया चूल्हे में, अब ये एक दूसरे को ही मारने पे तुले हुए हैं। तो अगर ये एक दूसरे को मारेंगे तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो इलेक्शन ही कैंसिल हो जाए, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी यूनुस ने, जो कि अभी तक लोगों को लगता था कि वो बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग है, देश को संभालेगा, उसने सारे काम उल्टे किए। जमाते इस्लाम जो कि एक रेडिकल पार्टी है, उसका बैन उठा दिया। रेडिकल जो मारे जा रहे हैं उनको मार्टियर्स बना रहा है, शहीद बना रहा है। उनकी जो क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट में बोल रहा है कि उनको एक एंटी इंडिया मुहिम के लिए उनको एक तरह से एक शहीद का दर्जा दे दिया है, हाफ डे नेशनल मॉर्निंग कर दी। फॉरेन के लोग भी आकर के उसके क्रिमेशन में जुड़ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है यूनुस का भी गेम अलग चल रहा है, BNP का गेम अलग चल रहा है, और जमाते इस्लाम और NCP का गेम अलग चल रहा है।
तो अब सब लोग जो है इलेक्शन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए ये इलेक्शन किलिंग के रूप में ट्रांसफर हो रहा है। और उसमें जो हिंदूज हैं वो एक मोहरा बन गए हैं कि अगर कोई भी चीज हम हिंदूज के खिलाफ करें, कोई भी चीज हम अगर उसके क्या बोलते हैं भारत भारत के खिलाफ करें, तो उससे उस पार्टी का ज्यादा फायदा होगा। पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, इसलिए वो इलेक्शन में जीतने के चांसेस उसके ज्यादा है। तो अब ये पॉलिटिकल वॉर में कन्वर्ट हो गया है और इसमें भारत को और सावधान रहने की जरूरत है। तो ये जो घटना जो है ना, मुझे लगता है अपनी ही अंदर वो करके और अपने आप को ही विक्टिम बनाने वाली घटना है, वहीं की लोकल घटना है। उन्होंने कोशिश किया कि जिसने मारा था वो भारत भाग गया। अरे भारत भाग गया तो कुछ बताइए कौन था, क्या था, मतलब नाम तो बता दिया उन्होंने, बट जो हमें खबर ऐसी मिल रही है सोशल मीडिया और बाकी जगहों से भी, कुछ ऐसे वैसे सूत्रों से, कि ये तो उन्होंने ही छुपा के रखा है इसको, यूनुस साहब ने छुपा के रखा है। वो चाहते हैं कि मुद्दा और गर्माए, क्योंकि जितना वो भारत के खिलाफ वहां पर जहर फैलाएंगे लोगों के मन में, उतना उनको फायदा होगा ना। गद्दी तो वो छोड़ना नहीं चाहते, चुनाव वो चाहते हैं कि हो ही ना, तो कम से कम इस ऐसे हरकतें करके वो भारत पर ठीकरा फोड़ सकते हैं कि देखिए भारत ये सब करवा रहा है और इसलिए यहाँ पे चुनाव का माहौल ही नहीं है। तो दूसरा फिर चुनावी अनिश्चितता की बात आपने करी, वो एक रीजन हो जाएगा उसको अपने ये करंट पावर को और एक्सटेंड करने के लिए। 6 महीना चुनाव और टाल दिए गए। मिलिट्री जो है वहां की, मेरा ये मानना है कि एक तरह से मजबूर लग रही है, क्योंकि जो रेडिकल्स हैं उन्होंने पूरी तरह से, जमात ने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है यूनुस को, और उसके पास एक और लेफ्टिनेंट जनरल दे दिया है जो एडवाइजर है, वो एक्चुअली सिक्के घुमा रहा है, ना कि वहां की जो मिलिट्री सेना है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है इस तरह की जो सिचुएशन हो रही है उसको कंट्रोल ना करने के लिए। हालांकि उन्होंने मिलिट्री डिप्लॉय कर दी है, बट देखिए वो मिलिट्री जो अपने चुने हुए प्राइम मिनिस्टर को का साथ छोड़ सकती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मिलिट्री काबिल होगी इस सिचुएशन को पार पाने के लिए। और अल्टीमेटली आप देखेंगे शायद यूनुस जो है ये इलेक्शन पोस्टपोन करेगा, वो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है ये करने का। अब भारत के कदम क्या है देखिए, सबसे पहले भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी ना, हम बोलते थे हम अपने पड़ोसियों को लेके चलेंगे, उस पॉलिसी को बदलने की जरूरत है और बदल भी रहा है। अब सिक्योरिटी फर्स्ट की पॉलिसी कर रहा है, पहले सिक्योरिटी बाद में नेबरहुड फर्स्ट होगा। तो जो बोलते हैं ना कि घुस के मारेंगे, धुरंधर भी की बात कर रही थी आप, यहां धुरंधरी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, हादी का जो फैक्टर था उसको नेगेट किया जा रहा है कि भाई हादी जो था ना, हादी हादी उन्हीं की करतूत है, हम लोगों का भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये बात सच भी है, इसमें ये पॉलिटिकल किलिंग लग रही है। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि उन्हीं लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने ही शायद इस तरह की बात कही हो। कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूं भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है। शेख हसीना का जो फैक्टर है, वो फैक्टर जो है उसको हमको अब रीपिच करने की जरूरत है। कैसे? भाई इलेक्शन करा रहे हो, वहां की जो सबसे बड़ी पार्टी उसको आपने बैन कर दिया। किस तरह का इलेक्शन है? नैरेटिव बढ़ाइए ना आगे, इसको इंटरनेशनल फोरम पे ले जाइए, अखबारों में लिखवाइए, जहां जहां हो सके। आप बताइए कि फरवरी का जो इलेक्शन हो रहा है वो इलेक्शन है ही नहीं बांग्लादेश का, वो आधे बांग्लादेश का इलेक्शन है। बांग्लादेश जो है आधे में बंट चुका है, जिसमें कि आधे लोग जो हैं पाकिस्तानी बन गए हैं, यानी कि आधा बांग्लादेश पाकिस्तान बांग्लादेश है और आधा बांग्लादेश जो एक्चुअल बांग्लादेश है। तो एक्चुअल बांग्लादेश को तो आपने बाहर कर दिया। हमें जो कुछ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं बांग्लादेश के लोगों से, कभी इधर उधर कुछ मीटिंग वगैरह होती हैं, तो वो बोल रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं बांग्लादेश में जो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुओं पर हमले करना। इसके खिलाफ अब हमको कुछ कड़े कदम लेने की जरूरत है। जैसे आईएसआई के हैंडलर्स हैं, अब इनके ऊपर तो वो लगाना पड़ेगा ना, सर्वेलेंस तो लगानी पड़ेगी। इसी तरह से जो डिजिटल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अब उसको हम काउंटर कर रहे हैं। आप देखेंगे अगर आप मीडिया में
अब जाएंगी तो अब भारत की तरफ से उनका जो डिजिटल प्रोपेगेंडा इंडिया के अगेंस्ट चल रहा था, उसके ऊपर धड़ाधड़ हम लोगों का काउंटर रेस्पॉन्स चल रहा है कि भाई ये गलत है, ये फेक है, ये इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। इस तरह की चीजें आ रही हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और मंच पर जो है अमेरिका और चीन, ये दोनों जो फैक्टर्स थे, इन फैक्टर्स को अब हम धीरे धीरे लोगों को मतलब सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक चीज का फायदा हमें ये हो रहा है कि अमेरिका अब धीरे धीरे यहाँ से इंटरेस्ट हटा रहा है। उसका एक फायदा ये हो रहा है हमको कि क्या बोलते हैं कि हमको उतने कम प्लेयर्स से इस रीजन में जूझने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि वो कभी भी आ सकता है इस पूरे गेम में, ये कभी भी आ सकता है, बट फिलहाल हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम बांग्लादेश के जो सही लोग हैं उनको समझाएं कि ये जो कुछ भी आपके यहाँ हो रहा है, ये आपकी ही इसमें नुकसान होगा और आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। पाकिस्तानियों के उसमें मत आइए, मुनीर के क्या बोलते हैं बहकावे में मत आइए। मुनीर खुद तो डूब चुका है, तुमको भी लेके डूबेगा। एक बार तो आप कट के बच गए हो, अब क्या दो बार दूसरी बार कटना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। अब इसी के बाद मैंने एक और जो हमारे देश के जो कदम है वो क्या लेने चाहिए हमको, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिलीगुड़ी की सुरक्षा, ये हमारे लिए प्राथमिकता है, ठीक है। वीजा, और उसका हमने एक्शन ले लिया है। आप लोगों को अब मैंने पिछले उसमें भी बताया होगा कि क्या एक्शन लिया गया है सिलीगुड़ी की सुरक्षा के लिए। वीजा पर रोक, बांग्लादेश के ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से कड़े नजर, यानी कि अब बांग्लादेश को हम एक दोस्त की तरह नहीं देखते हैं, सिक्योरिटी वाले नजरिए से देखते हैं और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर वो कुछ भी ऐसा हरकत करने की कोशिश करे जो भारत के सुरक्षा के खिलाफ है, वो आप मान के चलिए। लाल मुनरी हाट और बाकी जो पोर्ट्स हैं, इनके ऊपर नजर रखना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे नजर तो ये कुछ भी खुराफात कर सकते हैं। ये आर्थिक कदम, मेरा मानना है कि अब इनके खिलाफ आर्थिक कदम भी उठाने पड़ेंगे। अगर ये भारतीय हाई कमीशन को अटैक करते रहे, अगर ये भारतीय मूल के लोग, भारतीय हिंदुओं को अगर आप इस तरह से तंग करते रहेंगे, तो इनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन, ब्लॉकेड जो भी लगाना हो वो लगाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जो उससे भी ज्यादा जरूरी है, अब आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश खुद जो है वो एक शीशे के घर में है। तो दूसरों के घर में जो पत्थर फेंक रहा है ना, उसको ये ख्याल होना चाहिए कि उसका घर जो है डबल शीशे का घर है, ठीक है ना। छत भी शीशे की है, दीवार भी शीशे की है, और जो फाउंडेशन जो है ना वो भी शीशे की है। पानी है, और पानी क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी वजन बढ़ गया तो पानी में डूब जाओगे आप देख लीजिए। अब आप देख लीजिए इनको, वो बोलते हैं कि हमारा वो चिकन नेक काट लेंगे, मुर्गी की गर्दन। मैं बोलता हूँ तुम्हारी कितनी मुर्गी की गर्दनें हैं। सबसे ऊपर से शुरू करता हूँ, एक छोटी सी पूंछ है मुर्गी की गर्दन, वो कट सकती है। फिर उसका गर्दन, एक्चुअल गर्दन जो है, बीच में जो मैरून कलर का, जो पर्पल कलर का जो हिस्सा है वो कट सकता है। नीचे जो हरा कलर का जो अलग से चूहा जैसा लगा हुआ है, जो चिटगांव वगैरह का जो इलाका है, वो हम काट सकते हैं जब चाहें तब। तो आप हमारी गर्दन काटने चलोगे ना तो आपके 5-6 जगह से गर्दन कट जाएंगी। तो ये बात बांग्लादेश को समझ में आनी चाहिए। और यही बात जो हमारे जो चीफ, हमने ये सुना है कि बांग्लादेश के चीफ ने हमारे चीफ से बातचीत करी है, सुना है। और उसमें उन्होंने जहां तक मुझे जानकारी जो पेपर में है, कि ये बोला है कि भाई देखिए, हमको हमारा ख्याल रखिएगा, ये हम अंदर वाले एलिमेंट्स को कंट्रोल कर लेंगे। तो हमारे चीफ तो यही बोलेंगे ना, भाई अंदर वाले एलिमेंट्स कंट्रोल करिए, आप हिंदुओं पे अत्याचार मत करिए, हाई कमीशन हमारी मत अटैक करिए, नहीं तो हम आपको पता है सारी नदियां जो है वो भारत से होके जाती हैं बांग्लादेश में। बिल्कुल। गंगा वाटर ट्रीटी का भी वो होने वाला है, तीस्ता नदी हमारे इलाके से जाती है। आप नाम लीजिए, सारी नदियां जो है, ब्रह्मपुत्र हमारे इलाके से जाती है।
तो सर कहाँ-कहाँ पर ये पंगा लेंगे, मतलब ये तो बुरी तरह से फँस चुके हैं। ये जो कदम आपने बताया कि ये भारत को लेने चाहिए, तो मैसेज तो हमारे चीफ की तरफ से वहाँ चला ही गया है सर। लेकिन अब बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये बात आगे बढ़ती है, और जो मनसूबा पाल कर बैठे हैं यूनुस चुनाव नहीं करवाना चाहते, तो देखते हैं आगे चलकर इस मामले में क्या होता है। लेकिन सर आपने समय निकाल कर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद हो जाएगा अगर कुछ भी किया उन्होंने तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।